श्री केटी तुलसी, श्री संजय राउत जी। डिप्टी चेयरमैन सर, मेरा इनके बाद है। राष्ट्रपति जी के आपका अच्छा बोले अभिभाषण का समर्थन में मैं खड़ा हूँ। राष्ट्रपति जी का जो भाषण है वो जो पढ़ते हैं वो कोई उनका व्यक्तिगत विचार नहीं होता। केंद्र सरकार द्वारा जो काम भविष्य में करने हैं या हो गए हैं, केंद्र सरकार का ही भाषण राष्ट्रपति पढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जो मुद्दे रखे हैं उसमें से महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो आम नागरिक का जीवन आसान करने के लिए सरकार क्या कर रही है, कमजोर वर्ग के लिए सरकार क्या काम कर रही है, सामाजिक न्याय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार क्या काम कर रही है, इस बारे में राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में विस्तार से अपनी बात रखी है। वही बात अमित शाह जी ने भी आगे ले गए। अभी मैं रामचंद्र प्रताप सिंह जी का भाषण सुन रहा था। बहुत से मुद्दे आपने रखे, उससे मैं सब समर्थन में हूँ। देश में जो हो रहा है, होने जा रहा है, उस बारे में आपने बहुत विस्तार से बात की है। बहुत से विषय ऐसे हैं कि शौचालय है, बिजली है, गैस कनेक्शन है, पानी है, विदेश नीति है, सभी के बारे में बहुत से वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। लेकिन मेरी पार्टी शिवसेना की ये चिंता है वो खास करके देश के सीमाओं पर आज जो अशांतता है, डोकलाम में क्या हो रहा है, सिक्किम में क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है, और खास करके जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उस बारे में देश भी गंभीर है, हम सभी को चिंता है। अपने भाषण में राष्ट्रपति जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो आज आतंकवाद और हिंसा है उसके लिए सीमा पार से होने वाली घुसपैठ जिम्मेदार है। आज जम्मू कश्मीर की सीमाएं अशांत है। पाकिस्तान एक बार नहीं बार बार हमारे यहाँ हमले करते घुसपैठ कर रही है। कल एक सबसे बड़ा हमला हुआ, हमारे चौकी पर मिसाइल हमला हुआ। आज भी कुछ खबरें अखबार में आई है। कल हमारे एक कैप्टन सहित 4 जवान शहीद हुए। कैप्टन कपिल कुंडू, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। 10 फरवरी को उनका जन्मदिन था और उसके पहले ही कैप्टन शहीद हो गए। मरने से पहले उनका जो सोशल मीडिया पर स्टेटस था वो लिखते हैं, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ये कैप्टन कपिल का एक स्टेटस रहा मरने से पहले। देश के लिए बड़ी जिंदगी जीने का वादा कैप्टन कपिल ने पूरा किया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, पीड़ा की भी बात है। डिप्टी चेयरमैन सर, जीवन तो सभी जीते हैं। हम सभी को, कईयों को तो दीर्घायु प्राप्त होती है, लेकिन कम उम्र में बड़ी जिंदगी जीने का और मातृभूमि का ऋण चुकाने का भाग्य डॉक्टर कैप्टन कपिल जैसे गिने चुने सपूतों को मिलता है। हम सबको लंबी उम्र मिली है कैप्टन कपिल से भी, इसलिए हम यहाँ लंबी लंबी बातें भी करते हैं। लेकिन जो जीवन कैप्टन कपिल ने जिया है, ऐसा जीवन जीने के लिए, उस तरह अपने बच्चों को जीने देने के लिए असीम साहस की जरूरत होती है। कैप्टन कपिल और उनकी वीर माता के पास वो साहस था और यह देश हमेशा उन वीर माताओं का, वीर पत्नियों का ऋणी रहेगा। लेकिन सवाल यह है डिप्टी चेयरमैन सर कि कब तक हम ऐसे सैकड़ों कपिल हमारे सामने उनकी शहादत होती देखते रहेंगे? हम बदला कब लेंगे? पाकिस्तान को सबक कब सिखाएंगे
पठानकोट और उरी के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हमने जरूर किया है, लेकिन बार बार एक सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में हम यहां बताएंगे, बोलेंगे, और फिर भी पाकिस्तान कुरापते निकालेंगे, हमले करेंगे। हमारे कार्यकाल में, मैं 60-70 साल की बात अब नहीं करूंगा, क्योंकि देश की जनता ने हमको इसलिए चुनकर दिया है कि हमको ये सब कंट्रोल में रखना चाहिए, हमें कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। 3 साल में, 4 साल में ऐसे कितने कैप्टन, कितने मेजर, कर्नल, जवान शहीद हुए हैं। हमारे बच्चों की शहादत पर हमें गर्व है, लेकिन अब गर्व की नहीं, बदला लेने की जरूरत है। 4 के बदले 40, 5 के बदले 50 मारने की बात हमने बहुत बार की है, और ये बात सिर्फ हम आगे लेके जाने के लिए, जैसे आपने कहा कि सरदार पटेल अगर होते तो बहुत से प्रश्न खत्म हो जाते, कश्मीर का प्रश्न नहीं रहता। लेकिन अब मोदी जी है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि 4 के बदले 40, 5 के बदले 50 की बात जो हमने की है वो पूरी करनी चाहिए। पाकिस्तान ने कल हमारे चौकी पर मिसाइल हमला किया, मिसाइल दागे, तो क्या हमारे पास जो मिसाइल्स है, हमारे पास जो शस्त्र है, वो क्या राजपथ के ऊपर प्रदर्शन के लिए रखे हमने? 26 जनवरी को हम बैठते हैं, पूरा विश्व देखता है, इतने मिसाइल्स है, इतने शस्त्र है, तो हमको भी पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करें? मैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। 70 साल के बाद भी हमें विश्वास है, हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा हमारे मन में है, तिरंगा हमारे रग रग में है, और लेकिन यही तिरंगा के सम्मान के लिए हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। और आज तिरंगा के नाम पर हिंसा होती है, गोली चलती है, राजनीति होती है। अगर तिरंगा यात्रा हमें निकालना है तो मुंबई में मत निकालो, दिल्ली में मत निकालो, पटना में मत निकालो। हमको तिरंगा यात्रा निकालने की जरूरत कश्मीर में है, पूंछ में है, राजौरी में है, लाल चौक में है। प्रधानमंत्री जी नेतृत्व करे, पूरा देश उनके नेतृत्व में कश्मीर में शामिल होगा तिरंगा यात्रा में। दूसरी दुर्भाग्य की बात यह है चेयरमैन सर, कश्मीर में हमारे जवानों के खिलाफ एफआईआर दाखिल हो रही है। जो जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, कुर्बानी देते हैं, उनके ऊपर उनको गुनहगार ठहराते हैं हम, उसके ऊपर एफआईआर दाखिल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देने वाले हिंसक भीड़ को रोकने की कोशिश होती है तो हमारे जवानों पर हमला होता है, पत्थरबाजी होती है। अगर ये सब होता है तो हमारे जवान मुख दर्शक बनकर खड़े रहेंगे, गोली चलेगी देश के रक्षा के लिए, तिरंगा की रक्षा के लिए, तो हमारे जवानों के ऊपर अगर एफआईआर दाखिल होता है, ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? कश्मीर हमारे हिंदुस्तान में है और हमारे जवान को गुनहगार ठहराता है। तो मुझे लगता है डिप्टी चेयरमैन सर, उस बारे में सरकार को, केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए और वहां की सरकार को सवाल पूछना चाहिए। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का मुद्दा आज भी अधर में लटका है। हमारा वादा है कश्मीरी पंडितों का, आप घर वापस जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, अपने कश्मीर में जाएंगे, लेकिन ये नहीं हुआ है। इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। पीछे क्या हो गया, आगे क्या होगा, मैं नहीं बात करूंगा। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया निरंतर शुरू रहती है। 4 साल में भी राष्ट्र बहुत आगे गया, मैं मानता हूं। ऐसी बहुत सी बातें इस देश में 4 साल में हुए जो 50 साल में नहीं होगी। लेकिन मुद्दा बेरोजगारी का इस देश में है, वो आज का नहीं है। कल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे थे, बहुत से नेताओं ने बात की है, पकोड़ा रोजगार। देखिए, पकोड़ा रोजगार ये कोई अपने देश का स्वाभिमान का विषय नहीं है, लेकिन है। अगर रोजगार देने की बात हमने इस देश में की है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। इस देश में नई इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, नए उद्योग शामिल होने चाहिए, उसमें बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। पकोड़ा रोजगार का जिक्र हुआ है। पकोड़ा रोजगार की तुलना भिखारियों से की जाना भी गलत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, 70 के दशक में मुंबई में हमने वड़ा पाव बेचने के लिए लोगों को मजबूर किया था। जो बेरोजगार युवा है, जो घर में बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं है, तो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, आप ऐसे मत बैठिए, रोजगार के लिए वड़ा पाव, ये वड़ा पाव का तो निर्माता हम है, शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे जी, वड़ा पाव बेचो, रोजगार कमाओ। आज मुंबई में शिवसेना की छत्र छाया में 5000 वड़ा पाव के ठेले हैं।
पूरे महाराष्ट्र में है और एवरेज 5,000 से 10,000 तक उनकी आमदनी भी है। लेकिन ये जो है आज उनको तकलीफ क्या है, ये जो ठेले होते हैं वड़ा पाव के, वो तो पूरे देश में विदेश में फेमस है वड़ा पाव मुंबई का, लेकिन म्यूनसिपालिटी वाले, सरकार, पुलिस, कानून उनको सड़क पर बैठने नहीं देते, उनका पूरा ठेला उठाकर लेके जाते हैं। पकोड़ा बेचने की बात हम करते हैं, अगर हम दिल्ली में मुंबई से 50-100 लोग लेके आए और हमने कहा दिल्ली के रास्ते पर आप पकोड़ा बेचो, तो क्या सरकार उनको प्रोटेक्शन देगी? अगर पकोड़ा रोजगार की बात है तो एक सिस्टम बनाइए, एक कानून बनाइए और ऐसे बेरोजगार जो युवा है उनको प्रोटेक्शन दे दो। जो बेरोजगार है आप ऐसे हवा में बात मत करिए। आज मुंबई में हो, देश में हो, दिल्ली में हो, आप बताइए हम 10,000 बेरोजगार युवाओं को पकोड़ा वड़ा पाव बेचने के लिए लाइसेंस दे देंगे ऑफिशियली, तो ये पकोड़ा रोजगार की बात आगे चलेगी। नहीं तो आपने बात की है उसके ऊपर वहां से अलग बात होती है, कोई भिखारी कहता है, कोई और बात करती है, ये नहीं होनी चाहिए। किसानों की बात हम करते हैं, ये सरकार गरीबों की है, किसानों की सरकार है, ये बात प्रधानमंत्री जी ने बार बार कही है। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में खास करके महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में किसान मर रहा है, आज भी मर रहा है। हमारी सरकार है, किसान मर रहा है, आत्महत्या हो रही है। महाराष्ट्र के मंत्रालय में 15 दिन पहले कितना बड़ा हादसा हुआ, एक किसान है, उसकी उम्र थी 84 साल का किसान, मंत्रालय में गया और उसने आत्महत्या कर दी। धर्मा पाटिल उसका नाम है, अठौली जी आपको मालूम होगा कितना बड़ा इशू होगा। 84 साल का किसान जो आत्महत्या करता है, उसका आक्रोश सुनने के लिए वहाँ कोई मंत्री नहीं गया, ना कोई अधिकारी गया और वो बेचारा मर गया। तो अगर ऐसी घटना हमारे राज्य में होती है तो मुझे लगता है हमें शोभा नहीं देते। भारत दुनिया का आज 6ठे नंबर का सबसे अमीर देश बना है, सबको मालूम है। किसकी संपत्ति बड़ी है? ये निजी संपत्ति के मामले में हम 6ठे नंबर पे है। अगर हम सबसे अमीर देश है तो किसान और बेरोजगार आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? जब शेयर बाजार में गिरावट आती है तो सरकार चिंतित होती है, लेकिन किसान मरता है तो सरकार को चिंता नहीं होती। आज राजनीति है, ये राजनीति जो है वो सरकारें नहीं चलाती, ये राजनीति ये सरकारें अपनी राजनीतिक पार्टियां चलाती हैं, अपनी पार्टी का विस्तार के लिए राजनीति करते हैं। ये जब बंद होगा मुझे लगता है तब देश आगे जाएगा, तो देश का विस्तार होगा। राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव साथ करने की बात की है, मैं मानता हूँ उसके ऊपर एक बहस होनी चाहिए। अगर ये बात देश के हित में है, देश का पैसा बचता है, टाइम बचता है, तो उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। अगर राजनीतिक फायदे के लिए बात होती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी डिबेट होनी चाहिए। फिर भी राष्ट्रपति के भाषण में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आगे लेके जाने वाली बात है। मैं इसी बात से मेरे भाषण को विराम देता हूं और फिर एक बार राष्ट्रपति के भाषण को धन्यवाद देता हूं। ओके, संजय राउत जी धन्यवाद। थैंक यू।